Archives of Prasar Bharati presents the timeless treasure of golden era. भारत की आर्थिक स्थिति के आलोक में आचार्य विनोबा भावे ने गंभीर विचारणा के बाद जो ग्रामदान भूदान की सक्रिय योजना क्रियान्वित करनी शुरू की थी, उसमें बहुत सारे बड़े लोगों ने समर्थन दिया और यहाँ तक कि स्वर्गीय श्री जयप्रकाश नारायण ने तो अपना जीवन दान दे दिया था और वो जीवन दान उन्होंने अंत तक उसे वापस नहीं लिया। वो एक जीवनदानी के रूप में रहे, एक ऐसे महत्तम जीवनदानी। और उनके और अन्य समकालीन बहुत सारे लोग उस समय आए थे। तो वो लोग क्या सक्रिय रूप से भूदान की पदयात्राओं में शामिल होते थे? क्या स्थितियाँ थी उन दिनों? श्री जयप्रकाश जी ने जीवन दान दिया और एक जीवनदान की धारा ही बह निकली। सैकड़ों लोगों ने जीवन दान दिया, मैंने भी उसी दिन दिया था जी। वो एक बहुत अच्छी चीज़ थी और अनेकों कार्यकर्ता पुराने नए फिर से एक नए समर्पण के साथ इस काम को करने लगे। जयप्रकाश जी ने पूरा समय अपना भूदान के काम के लिए यात्राएं करने में, जगह जगह सभाएं करने में, क्योंकि विनोबा जी की तो पदयात्रा चलती थी तो एक प्रदेश में वो रोज़ाना 10-12 मील 15 मील जाते थे। लेकिन पूरे देश के आंदोलन को चलाने में जयप्रकाश जी की बड़ी सक्रिय भूमिका रही। फिर शंकरराव देव, आचार्य दादा धर्माधिकारी और धीरेन्द्र मुजुमदार और अनेकों उस समय के नेता और कार्यकर्ता, गांधीवादी भी और दूसरे भी दलों में काम करने वाले भी इस काम से जुड़ गए। और कईयों ने, बल्कि कई मुख्यमंत्री मंत्रियों ने भी अपने अपने इलाके में पदयात्राएं की, ज़मीन हासिल की। ये एक विराट आंदोलन था और इसमें मेरा ख्याल है जैसे हर किसी ने अपनी अपनी आहुति डाली है। किसी ने हफ्ता भर काम किया, किसी ने महीने भर किया, किसी ने कई महीने, किसी ने कई साल। तो एक देश में नई चेतना इसके द्वारा जग गई थी। तो जयप्रकाश जी इसी काम में निरंतर लगे थे, लेकिन कुछ साल बाद कुछ उनमें निराशा आ गई कि इतना हम कर रहे हैं लेकिन अभी कुछ पूरा तो नहीं हो रहा है। जो सपना देखा कि सब ज़मीन बटेगी, गांव-गांव में ग्राम दान होगा, ग्राम स्वराज्य की तस्वीर खड़ी होगी, ऐसा कुछ जिस रफ्तार से होना चाहिए नहीं हो रहा है। और आंदोलन में विनोबा जी ने एक अरसे के बाद, मेरा ख्याल है 69 के बाद, एक तरह से अपने आप को थोड़ा अलग करना शुरू किया। उन्होंने कहा मेरा अब सूक्ष्म कर्मयोग होगा, मैं स्थूल कार्य कम करूँगा, क्योंकि वो चाहते थे कि अपने सामने ही दूसरे लोग इस काम को उठाए। तब विनोबा जी सक्रिय रूप से पदयात्राएं कब कम की थी? पदयात्रा उनकी 69 में ही समाप्त हुई एक तरह से, पवनार आए वो। लेकिन उसके बाद फिर उनसे ये तो संभव नहीं हुआ, तो वो कुछ कार से जाते थे। यात्रा उनकी वैसी भी हुई, लेकिन फिर पूरी तरह से बाद में समाप्त करके पवनार ही रहे। उसके पीछे एक विचार था कि अंतिम दिन तक और अंतिम क्षण तक लोग गांधी जी को सताते रहे कि ये क्या करना चाहिए, सलाह लेते रहे, मार्गदर्शन लेते रहे। और गांधी जी के जाने के बाद एकदम उन्हें इस तरह से निराशा, हताशा हुई, किससे पूछेंगे। तो विनोबा जी ने कहा कि मैं नहीं चाहता मेरे साथ ऐसा हो, मैं चाहता हूँ कि मेरे सामने ही लोग अपना ये काम स्वयं करने लग जाए। गलतियाँ होंगी, सीखेंगे, और मैं वैसे मौजूद तो हूँ, तो गलतियाँ होंगी तो कुछ बता भी पाऊँगा। इसलिए अपने आप को विचारपूर्वक उन्होंने अलग किया था। तो उस दौर में आंदोलन की गति धीमी हो गई और जयप्रकाश जी को और कुछ मित्रों को लगने लगा कि भाई इससे कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा, कुछ दूसरा सोचना चाहिए। और उच्च निराशा की मानसिकता में फिर उनका ध्यान ये गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन और फिर बिहार की छात्रों की समस्याएं आदि की तरफ गया। और उसमें से उनकी अपनी जीवन की धारा एक तरह से बदल गई
और फिर वो एक अलग इतिहास हो गया। भूदान के सिलसिले में एक बात ज़रूर मैं कहना चाहती हूँ कि यद्यपि पंडित जवाहरलाल नेहरू विनोबा जी से मिलते रहे, उनसे मार्गदर्शन भी लेते रहे, बहुत इज्जत करते थे। विनोबा जी का जो विचार है खास कर कि विज्ञान और आत्मज्ञान का मेल होना चाहिए, तभी आज की दुनिया बचेगी, ये नेहरू जी को बहुत पसंद आया। और उन्होंने कई साइंस कांग्रेस में और विदेश की यात्राओं में भी विनोबा जी का नाम लेकर जिक्र किया कि बहुत पते की बात वो कह रहे हैं कि विज्ञान और आत्मज्ञान, साइंस और स्पिरिचुअलिटी दोनों का जोड़ होना चाहिए। ये था, लेकिन फिर भी जिस तरह से भूदान आंदोलन से निर्मित वातावरण का लाभ उठाकर भूमि समस्या को कुछ कानून से, कुछ भूदान में ताकत लगाकर हल कर डालना चाहिए था, उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। ऐसा उस समय भारत के चीफ जस्टिस थे या उनका कार्यकाल समाप्त हुआ था, मुझे याद नहीं, विनोबा जी से मिलने आए और कहने लगे विनोबा जी, भारत सरकार की एक बड़ी भूल हुई है, आपने इतना वातावरण निर्माण किया, अगर ये इसका लाभ उठा के भूमि समस्या को हल करने की तरफ कानून का भी जैसा इस्तेमाल होना चाहिए करते और अपनी ताकत लगाते तो देश की यह समस्या हल हो जाती। लेकिन आपने जो इतना तप करके, विनोबा जी तो 80,000 किलोमीटर पैदल चले, यानी समझिए कि पृथ्वी की 2 बार परिक्रमा हो गई। इसका लाभ उठाकर जो करना चाहिए था वो प्रधानमंत्री और भारत सरकार ने नहीं किया। इतिहास इसको दर्ज करेगा। एक इतिहास के एक प्रश्न इसमें छिपा हुआ है, उसका उत्तर आप ही को देना चाहिए, और कौन देगा। वो ये है कि एक बहुत व्यापक जन आंदोलन था जी। ऐसा नहीं कि मीडिया इससे सो गया हो, उस समय नहीं थी, खबरें स्थानीय पत्रों में होती थी, स्थानीय समाचार पत्रों में बराबर। वैसे अमेरिका के टाइम मैगजीन में फ्रंट पेज पर विनोबा जी की तस्वीर, एंड आई हैव कम टू लूट यू विथ लव, ये शीर्षक था। बड़ा अच्छा लेख था। तो उस समय हम लोग युवक थे, हम भी देखते थे, हमारी विचारधारा और थी, लेकिन क्या कारण है कि कम्युनिस्ट इससे विमुख रहे, जबकि कम्युनिस्ट किसानों में घुसे हुए थे, जन आंदोलनों में घुसे हुए थे, गांव-गांव में घुसे हुए थे, वो क्यों विमुख हो गए इससे? ये भी एक विडंबना ही कही जा सकती है। और कम्युनिस्ट नेता, एक इस देश के कम्युनिस्ट आंदोलन के जन्मदाताओं में से एक कॉमरेड डांगे साहब बाद के दिनों में कई बार कह चुके कि हम कम्युनिस्टों की बड़ी भारी भूल हुई कि हमने विनोबा जी के आंदोलन की इस क्रांतिकारिकता को पहचाना नहीं और उसके साथ जुड़े नहीं, बल्कि उसकी आलोचना ही करते रहे, उससे विमुख रहे। इससे जो देश में शक्ति निर्माण होनी चाहिए थी क्रांति की, वो नहीं कर सके। इसमें हमारा भी कसूर है। ये जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने कई बार कहा। श्रीपाद अमृत डांगे तो बहुत सारे भारतवर्ष के नब्ज जानते थे अच्छी तरह से, और उन्होंने अगर ये बाद में कन्फेस भी किया, तो इसके लिए कम्युनिस्ट अकेले दोषी नहीं माने जाने चाहिए, कहीं कुछ पेच है। अब विनोबा जी की तो निरंतर कोशिश रही कि चाहे ग्रामीण स्तर पर हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो, जहाँ कई कम्युनिस्ट मिलने आते थे, बड़े प्रेम से बात करते थे और कहते थे हमारे साथ जुड़िए। ज़िला और प्रदेश लेवल पर कुछ लोग जुड़े भी, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व ने कभी इस आंदोलन के साथ कुछ संवाद स्थापित करने की भी कोशिश नहीं। एक दीदी परिस्थिति ये थी कि जो स्वतंत्रता के बाद जिन वर्षों में भूदान आंदोलन में आप लोग सक्रिय रहे, सरकारी स्तर पर भूमि कानून, जमींदारी उन्मूलन और चकबंदी, और फिर बहुत सारे इलाकों में भूमि संबंधी सुधारों के काम हुए, और भूमि संबंधी सुधारों के काम पर लोगों को ज़्यादा विश्वास रहा ऐसा लगता है, और जो स्वेच्छा से काम हो रहा था उसके प्रति एक व्यापक जन स्वीकृति जो है, ये मानसिकता जन की नहीं मैं कहूँगी, विद्वत जन और आप लोगों की जमात के लोग
इनमें एक जो स्वेच्छा से अहिंसा से काम हुआ, उसकी अहमियत को समझने में पता नहीं क्यों उनमें वो चीज़ थी नहीं, और कानून में ज़्यादा विश्वास था। खैर, कानून से कुछ काम तो हुआ, सीलिंग के कानून बने, लेकिन कानून से जितनी ज़मीन बटी उससे ज़्यादा भूदान से बटी है। ये आंकड़े देख लीजिए। और भूदान के ज़मीन की विशेषता है कि अधिकतर लोगों के कब्ज़े में है। कानून में तो फिर कितने सारे मुकदमे चले और क्या क्या चला आपको मालूम है। पर विश्वास ज़्यादा कानून में, और विनोबा जी मजाक में कहते थे कि इनका सबसे बड़ा महादेव तो हिंसा है, हिंसा पर ज़्यादा विश्वास। हमेशा पूछते थे विनोबा जी से, अहिंसा से कैसे होगा, अहिंसा से कैसे होगा। यानी मैं आपसे क्या कहूँ कि उस ज़माने में अहिंसा से कैसे हो सकता है, हो रहा है, और अहिंसा का विज्ञान क्या है, ये सारा समझाने में हमारा अधिकतम समय बीतता था। आज मैं देख रही हूँ कि ज़माना कितना बदला है कि आज अहिंसा की बात देश और विदेश, खासकर विदेश के स्तर पर कहनी नहीं पड़ती है। लोग कहते हैं हाँ, अहिंसा ही एकमेव रास्ता है। लेकिन उस ज़माने में अहिंसा की महत्ता को और व्यावहारिकता दोनों को समझाने में हम लोगों को बहुत खून पसीना एक करना पड़ता था। विनोबा जी उस ज़माने में भी हमको सुनाते थे कि मैं देख रहा हूँ कि दुनिया अहिंसा की तरफ आ रही है। तो बड़े बड़े विद्वान भी उनसे पूछते थे, और हमारे जैसे छोटे लोग भी, कि तो ऐसा कुछ तो दिख तो नहीं रहा है, हिंसा तो चारों तरफ बढ़ रही है। उन्होंने कहा आप खुद देखेंगे, मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ कि दुनिया अहिंसा की तरफ बढ़ रही है और आने वाला युग अहिंसा का है। आज जब हम खासकर विदेशों में देखते हैं और नौजवानों में देखते हैं तो हैरान रह जाते। खासकर इराक के युद्ध से पहले आपने देखा होगा कि 10-10 लाख के जुलूस, क्या वॉशिंगटन और क्या न्यूयॉर्क और क्या सैन फ्रांसिस्को और क्या लंदन और क्या रोम और क्या पेरिस। दीदी, शांति के सभी आंदोलन जो है युवजनों द्वारा बड़े व्यापक मतलब कि भागीदारी लाखों में लोग सड़क पर आए और कहते थे हमारा विश्वास शांति में और अहिंसा में। ये जो अहिंसा की, शांति की तरफ दुनिया का ध्यान और खासकर युवाओं का ध्यान आकर्षित हो रहा है, इसको विनोबा जी 25-30 साल पहले देख रहे थे कि ऐसा होने वाला है। इसलिए आज हमको बताना नहीं पड़ता है कि अहिंसा क्यों आवश्यक है। ये परिवर्तन तो मैं अपने ही जीवन में देख रही हूँ। अब हमको कहना नहीं पड़ता है। कहीं भी बात कीजिए, मैं दुनिया के कई देशों में जाने का मौका मिला है, नॉन वायलेंस और पीस के बात हम जितनी कहते हैं उससे ज़्यादा लोग हमको सुना देते हैं। तो ये परिवर्तन ज़माने का परिवर्तन है, जो विनोबा जी हमेशा कहा करते थे। शायद कम्युनिस्ट आंदोलन भी विनोबा जी के आंदोलन के साथ जुड़ता अगर उनका आंदोलन अभी इस वक्त शुरू होता। वो कुछ पहले हुआ था। दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके स्वयं जवाहरलाल नेहरू दलीय क्षेत्रों से बाहर जाते थे। मसलन जवाहरलाल नेहरू बाबा के पास जाते थे, विनोबा के पास जाते थे। जवाहरलाल नेहरू किसी संत के पास जाते थे। जवाहरलाल नेहरू यहाँ तक कि कम्युनिस्टों के पास जाते तो उनको लाते थे, जो उनको लगता था कि ये विचारशील हैं, काम करेंगे, उनको यकीन दिलाते थे। जो बाहर के लोग थे उनसे भी लाते थे। मतलब एक इंदिरा गांधी ने परंपरा थोड़ी कायम रखी लेकिन ज़्यादा नष्ट कर दी, संभव है। और बाद में आकर के बिल्कुल नष्ट हो गई। हर शहर में यहाँ विनोबा जी से तो वो मिली है, विनोबा जी से मिलते थे। काफ़ी अच्छी बात हुई है। विनोबा जी से शायद 73 के शुरू में मिली, और उस वक्त 2 घंटे बात हुई, मैंने सारा लिख लिया था। तो उसके बाद विनोबा जी भी बहुत प्रभावित हुए, इंदिरा जी भी प्रभावित हुए, और उन्होंने सर्वोदय के सब नेताओं से कहा कि आप जाके इंदिरा जी से संपर्क कीजिए। लेकिन तब सर्वोदय के नेता, एक खैर मेरे जैसे 2-1 लोगों को छोड़ के, जयप्रकाश जी से इतने प्रभावित हो चुके थे कि वो मिले इंदिरा जी से एक आध बार, लेकिन कोई बात बनी नहीं। विनोबा जी ने कोशिश की। कुछ गांधीवादियों में 2 वर्ग हो गए थे, एक जयप्रकाश, एक विनोबा जी का विचार और एक जयप्रकाश जी का, बिल्कुल 2 हो गए थे। विनोबा जी अपना इस ढंग से प्रस्तुत नहीं करते थे, लेकिन था ही। और वो सारा, अगर मैं कहूँ कि मेरे भी जीवन का अत्यंत दुखदाई पर्व है। हमारे सारे कार्यकर्ता मेरे साथ
54 आए थे और हजारों जयप्रकाश जी के साथ, हजारों मेरे साथ, यानी जो मैं विनोबा जी का विचार लेकर खड़ी हुई, तो विनोबा जी तो मौन में थे, लेकिन मैंने उनसे पूछा मैं ये करूं। जब उन्होंने हाँ कहा तब मैंने अपना एक झंडा उठाया। तो सवाल ये है कि ये कैसे हुआ, ये अभी तक मेरे सामने पहेली है कि सारा जीवन जिनका आश्रम में बीता है विनोबा जी के साथ, वो भी जयप्रकाश जी को सही और विनोबा जी को गलत मानने लगे। ऐसा दौर आया था। अच्छा, इसका क्या कारण रहा होगा? मैं अभी तक नहीं समझ पा रही। तो और जो कार्यकर्ता है उनका तो कुछ समझ में आ जाता है कि नहीं, मैं मोटे तौर से प्रस्ताव कर रहा हूँ कि सत्ता प्रतिष्ठानों में जगह पाने की ललक जो रही गांधीवादियों में, उधर चले गए। नहीं, मैं कहती हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कभी कहते कि कुएं में भांग पड़ गई तो सब वैसे ही बोलने लगे। तो वो सर्वोदय के आंदोलन, मैं ऐसा कहूँ तो लोगों को बहुत बुरा लगेगा, लेकिन कुछ हमारे विचार के कुएं में भांग पड़ गई और सब वही बोलने लगे। अच्छा, विनोबा जी की एक अद्भुत विशेषता थी कि संत थे लेकिन इतने स्वतंत्रता प्रेमी थे कि आप उनके साथ बैठकर, खासकर हम लोग जो उनके करीबी शिष्य थे, आप गलत कर रहे हैं बाबा, इस तरह से हम उनको कह सकते थे और वो हंसते थे, सुन लेते थे। तो कुछ शिष्यों ने जाकर यहाँ तक कहा, क्या कहेंगे, दुर्भावनापूर्ण बातें की जा सकती है, वो उन्होंने विनोबा जी के साथ की। विनोबा जी हंस देते थे, संत ही थे। अब मेरी बुद्धि क्यों सही रही ये भी मुझे पता नहीं है। जब सबकी बुद्धि खराब हो गई थी, परमात्मा की एक अद्भुत कृपा रही, मैं मानती हूँ, कि मैं देख पा रही थी और मैं उनसे कहती थी कि ये आपको ऐसा बोल रहे हैं। हंस देते थे, वो कहते थे हाँ बोलने दो, जिसको जैसा बोलना है। लेकिन 99% से अधिक सारा सर्वोदय गांधीवादी खेमा जयप्रकाश जी का चेला बन गया, उनके आंदोलन में चला गया। इंदिरा जी को गाली देना और सबको गाली देना, विनोबा जी तक को अपशब्द कहना, ये सब चला था। और मैं एक छोटी सी तब तो लड़की थी, मैंने अपना झंडा उठा लिया, नहीं होने दूंगी मैं। विनोबा जी का जो मूल विचार है, वो जो कहते थे भूदान मूलक, ग्रामोद्योग प्रदान, अहिंसक क्रांति का, उस मूल विचार में मैं दाग नहीं आने दूंगी और मैं मूल विचार को लेकर खड़ी रहूंगी। मेरी यही भूमिका है। मेरा कोई जयप्रकाश जी और इंदिरा जी के झगड़े से संबंध नहीं था, मेरा विनोबा जी के मूल विचार की रक्षा से संबंध था और इसी को लेकर जयप्रकाश जी से विवाद मेरा होता था। और इतना विवाद हुआ कि एक बार सर्व सेवा संघ की मीटिंग में सर्वसम्मति से प्रस्ताव होता है और सब उनके साथ जितने सर्वोदय के बड़े नेता हैं, और जब प्रस्ताव आया मैंने कहा मैं विरोध करती हूँ, नहीं ये पास होने दूंगी। तो कहा तुम्हारी ये जरूरत, जेपी ने कहा है। मैंने कहा जेपी ने भला ही कहा, वो विचार गलत है। तो होने नहीं दिया पास मैंने। तो सर्व सेवा संघ ने बगैर प्रस्ताव पास किए पूरी संपत्ति लगा दी, करोड़ों रुपये लगा दिए जेपी आंदोलन में। अब इसकी कोई जांच करेगा, छोड़ दीजिए, अभी हमको उसमें कुछ नहीं कहना है, हो गया हो गया। तो प्रस्ताव मैंने होने नहीं दिया, एक वोट से वीटो। खैर, तो ये जो सारा हुआ वो इतना दुखदाई पर्व है कि मैं चूंकि जेपी के आंदोलन का विरोध कर रहे थे, और मैं व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं, वैचारिक विरोध था। इंदिरा जी से तो मेरी मित्रता बहुत बाद में हुई, उससे पहले मेरा जयप्रकाश जी से विरोध शुरू हुआ था और ये लोगों को मालूम होने लगा। तो इंदिरा जी से भी फिर धीरे धीरे मित्रता हो गई और कम्युनिस्टों से भी उसी दौर में मित्रता हुई, खासकर सीपीआई से, क्योंकि उनको लगता था कि ये एक लड़की लड़ रही है विचार के लिए। तो वो एक था, लेकिन कुल सर्वोदय का खेमा दीदी ऐसा विरोध में था। ऐसा तो नहीं, सर्वोदय का जब ये विग्रह सामने आता है तो इससे ग्रामदान और ग्राम स्वराज का जो काम है उसमें शिथिलता आती हो? तो आएगी, क्यों नहीं आएगी, जब सब लोग राजनीति में जाएंगे। तो गांधीवादियों को राजनीति की तरफ जो ये महाप्रयाण है, ये जो एकदम, मैंने कहा न कुएं में भंग पड़ी, और क्या कहूँ मैं, दूसरा मेरे पास कोई यही नहीं कि इनकी बुद्धि को हो क्या गया। अरे कल तक आप ये भाषण देते थे सर्वोदय का, ग्राम स्वराज का,
अहिंसा का, और आज आप द्वेष, हिंसा, कटुता की भाषा बोल रहे हैं। सवाल ये नहीं कि इंदिरा जी के खिलाफ बोल रहे हैं, सवाल ये नहीं कि कम्युनिस्टों के खिलाफ बोल रहे हैं, सवाल ये कि आपके मुंह में कटुता आ कैसे रही है। हमको तो विनोबा जी ने ये कहा था कि किसी के प्रति भी कटु शब्द हमारे, निंदा न करे के नीरे, कटु को वचन मत बोल रहे, हमको सुनाते थे। और हमारा प्रशिक्षण इसमें था कि सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति सद्भावना रखनी है। और ये ठीक राजनीति में तो उल्टा करना ही पड़ता है। हमारे सारे साथी राजनीतिक भाषा बोलने लगे, हमारे कुछ समझ में ही नहीं आता। चंद लोगों को लेकर और नए साथी खड़े करके मैंने फिर ये आंदोलन शुरू किया। दीदी, यहाँ पर ये एक छोटी सी बात है कि जब आप एक धारा में चल निकली और दूसरी धारा और प्रबल हो गई, और उसी बीच में इंदिरा जी के द्वारा जो है वो आपातकाल की स्थिति भी सामने आई, उस समय इंदिरा जी के प्रबल विरोधी गांधीवादी हो गए। जी, विनोबा जी नहीं हुए, अब विनोबा जी नहीं हुए, लेकिन विनोबा जी मौन में चले गए, दीर्घ मौन में। विनोबा जी का जो मौन है वो कहीं इंदिरा जी से असहमति का द्योतक तो नहीं? नहीं, कतई नहीं। क्योंकि हो सकता है कि विनोबा जी सिंबॉलिकली उन्होंने अगर मैं एक बात आपसे कहूँ जो मुझे मेरे मुझ से नहीं निकलनी चाहिए, लेकिन अब चूंकि बात निकली है, विनोबा जी ने अपनी कई अंतरंग मंडलियों में ये बात 4-6 बार कही है कि मेरे विचार को जितना मैं जानता हूँ उससे ज़्यादा निर्मला जानती है। उसका जो अध्ययन है इस विचार का, और कभी अगर आपके सामने ऐसा है कि मैं कुछ कह रहा हूँ और वो कुछ अलग कह रही है, उसकी बात सही मानो, क्योंकि वो ज़्यादा जानती है मेरे विचार को। ये विनोबा जी का लिखा हुआ कहा हुआ है। और मुझे इतना संकोच हुआ क्योंकि लिखती थी मैं ही, तो ये जो लिखा गया वो टाइप तो हुआ, लेकिन जब किताब छप रही थी तो ये वाक्य मैंने हटा दिया। आपने हटा दिया? मैंने, क्योंकि एडिट मैं ही कर रही थी। मुझे कईयों ने कहा कि आपको हटाने का अधिकार नहीं है। विनोबा जी बोले हैं, मैंने कहा बोले, पर मेरे बारे में बोले हैं और मुझे संकोच हो रहा है। अगर बात ये सही है कि विनोबा जी के विचार को सचमुच मैं जानती, मानती और उसके अनुसार चलती हूँ, तो इतिहास लिखेगा फिर कभी कि ये शिष्या थी उनकी। मैं अपने मुंह से नहीं कहूँगी कि विनोबा जी ने ये कहा, मैं नहीं कहूँगी, इसलिए मैंने वो हटा दिया है, वो आपको कहीं मिलेगा नहीं। अच्छा, उससे थोड़ा पहले विनोबा जी ने आचार्य कुल की स्थापना की नहीं, थी? वो पहले से की थी। एक चीज मैं बताऊं, विनोबा जी ने आपातकाल की जब घोषणा हुई उससे एक दिन पहले मैं उनसे मिली जी। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय आ चुका था, इंदिरा जी के खिलाफ वो था। विनोबा जी तब मौन में थे, तो मैंने लिख के पूछा, इंदिरा जी इस वक्त क्या करें, क्या इस्तीफा दें, इस्तीफा न दें? तो उन्होंने मेरे हाथ से कागज़ लिया और इस्तीफा न दे पर अंडरलाइन करके मुझे इशारे से कहा कि हवाई जहाज से दिल्ली जाके इंदिरा को बताओ। और मैं वैसी ही पोन्नार से निकली और नागपुर पहुंची। पिताजी के एक मित्र से कहा कि भाई मुझे टिकट दीजिए, मेरे पास तो पैसे कभी होते ही नहीं थे, और उन्होंने मुझे हवाई जहाज का टिकट दिया। शाम की फ़्लाइट थी, मैं रात 9:30 बजे दिल्ली पहुंची और उस रात को मिलना नहीं हुआ। सुबह गई और उनको कागज़ दिखा दिया। विनोबा जी ने कहा इस्तीफ़ा नहीं देना है। तो उस समय तो मुझे उन्होंने कहा नहीं, पर बाद में मुझे बताया कि मैं करीब करीब इस्तीफ़ा देने के निर्णय तक पहुंच रही थी, लेकिन जब विनोबा जी का आदेश आ गया तब तो मैंने तय किया कि नहीं देना है, बने रहना है। और फिर क्या करना है, उसमें फिर उनको कुछ मित्रों ने सलाह दी और आपातकाल की घोषणा हुई। और विनोबा जी ने कहा, पहले जब किसी ने कहा कि आपातकाल हो गया है, कैसा भयंकर हो गया, तो विनोबा जी ने कहा 6 महीने इंतज़ार करो। वो लिख देते थे उन दिनों में, बोलते नहीं थे। पहले ही दिन उन्होंने कह दिया 6 महीने इंतज़ार करो। तो 6 महीने का जो इमरजेंसी का पीरियड था उसको विनोबा जी के आशीर्वाद थे, लेकिन 6 महीने बाद इमरजेंसी हटाने का विनोबा जी का इंदिरा जी को सलाह थी, जो लेके मैं ही गई
चंडीगढ़ ये सलाह थी, अधिवेशन। ये बताइए, ये तथ्य बताइए कि ये मुझे ही दे के भेजा, क्योंकि उनके पास जाने आने का काम मेरा ही था। जब तो वो इंदिरा जी ने जो नहीं माना, इंदिरा जी जब शासनच्युत हो गई, फिर उनके विरुद्ध बहुत सारा वो हुआ, आप उनके साथ रही उस दौर में, शाह कमीशन बैठा, ये वे बहुत सारी चीज़ें हुई। वो कैसा दौर था, उसमें कैसे इंदिरा जी और आपका जो परस्पर संबंध था, किस तरह का वो संबंध हार था? गई तो मेरे लिए बहुत शौक था, यद्यपि वो मुझे कहती थी, लेकिन इंसान हमेशा अच्छा ही सोचता है। तो बनारस से मैं यहाँ आ गई। बनारस में थी माता पिता के पास थोड़े दिन के लिए, और मैंने बस इंदिरा जी से मिलने आई, और आई तो मैंने देखा कि कोई नहीं है उनके साथ, सब लोग छोड़ गए हैं। तो मैं रह गई, और रह गई तो रह ही गई जब तक वो प्रधानमंत्री नहीं बनी दोबारा।